नमस्कार डियर स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक है सामाजिक विज्ञान में अध्याय 5 चल रहा है बच्चों, और हम इसमें लोकतंत्र के बारे में एक वीडियो मैंने बना चुका हूँ मैं, और ये दूसरा वीडियो है। तो बच्चों देखेंगे कि हमने देखा कि लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, और डेमोक्रेसी दो शब्द डेमोस ग्रीक शब्द दो ग्रीक्स यानी ग्रीक शब्द डेमोस और क्रेटा से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेटा का अर्थ है शक्ति, यानी जनता की शक्ति पे आधारित शासन को डेमोक्रेसी लोकतंत्र कहते हैं। हमने फिर देखा कि लोकतंत्र के विभिन्न रूप हैं, विभिन्न तो राजनीति लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र। फिर राजनीति लोकतंत्र में जो इसको उदारवादी लोकतंत्र भी कहते हैं, ये इसका उद्भव पश्चिमी देशों में यानी यूरोपीय देशों में हुआ है। आधुनिक युग में इसे मार्क्सवादी जो विचारक इसे पूंजीवादी लोकतंत्र भी कहते हैं। इसे व्यक्तिवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जाता है। तो ये लोकतांत्रिक हमने इसमें पढ़ा कि लोकतांत्रिक शासन के रूप में लोकतंत्र, राज्य के रूप में एक लोकतंत्र, शासन के रूप में एक लोकतंत्र, और जो राजनीति लोकतंत्र में क्या होता है बच्चों कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। जनता उनको चुनकर भेजती है और वे लोग शासन करते हैं। इसके अलावा राजनीति लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक राज्य के दो उपभेद हैं। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र या जिसे शुद्ध लोकतंत्र कहेंगे, और एक दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है बच्चों वो छोटे देशों के लिए सफल है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम है। तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से कोई भी कानून बनता है, कोई भी कानून जब बनता है तो प्रत्यक्ष रूप से जनता उसमें अपनी भागीदारी निभाती है। परंतु जो बड़े देश हैं वहाँ पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जहाँ पर बड़े देश हैं जैसे भारत है, भारत में 121 करोड़ जनसंख्या है, तो हर व्यक्ति तो कानून निर्माण में भागीदारी नहीं निभा सकता। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र हैं। तो वो कानून जब बनता है तो वो आम आदमी की, जनता की हिमायत वो लोग करते हैं, जो चुन के भेजते हैं, जो सांसद हैं वो हिमायत करते हैं। तो हमारा चल रहा था राजनीति लोकतंत्र के बारे में हमने पढ़ लिया था, और आगे हम देखेंगे कि राजनीति लोकतंत्र ये उल्लेखनीय है कि आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के मुख्यतः दो रूप प्रचलित हैं। एक है संसदीय लोकतंत्र, दूसरा है आदेशात्मक लोकतंत्र। तो जो संसदीय लोकतंत्र है बच्चों, ये तो ब्रिटेन, इसका उद्भव ब्रिटेन से हुआ है। इसका उद्भव कहाँ से हुआ है? ब्रिटेन से हुआ है बच्चों, क्योंकि ये संसदीय लोकतंत्र है। और अध्यक्षात्मक जो लोकतंत्र है ये यूएसए में है। संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है बच्चों कि इसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि राष्ट्रपति है बच्चों, वह कैसे जाता है, वो उसको सांसदों के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा और केंद्र, दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके सदस्य मिलकर, निर्वाचित सदस्य मिलकर इसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, यानी को उसमें भाग लेते हैं उसके चुनाव में और उसको चुनते हैं। जबकि आदेशात्मक लोकतंत्र जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये शासन प्रणाली है, आदेशात्मक शासन प्रणाली, ये अमेरिका, यूएसए सहित राज्य अमेरिका में पाई जाती है। और संसदीय लोकतंत्र ये ब्रिटेन और भारत में, इनमें इस प्रणाली को बनाया गया है संसदीय लोकतंत्र का। तो लोकतांत्रिक राज्य, ये लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीति लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं या विशेषताएं हैं। तो हम देखेंगे लोकतांत्रिक राज्य, ये लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीति लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यता हैं, विशेषता हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, राजनीति लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यता या विशेषता लिखी है, क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या लिखेंगे कि राजनीति लोकतंत्र एक उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। तो जो राजनीति लोकतंत्र है
वो उदारवादी है, संविधानवाद में विश्वास करता है। उदारवादी और संविधानवाद में विश्वास करता है। इसका कोई संविधान होता है और उसी के हिसाब से ये कानून निर्माण करता है, उसी के हिसाब से ये शासन करता है। तो संविधानवादी और उदारवादी और संविधानवाद में विश्वास करता है। ये प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है, यानी कि ये प्रभुसत्ता जो उदारवादी लोकतंत्र है, सॉरी उदारवादी राजनीति लोकतंत्र या उदारवादी लोकतंत्र है, ये प्रभुसत्ता कहने मतलब होता है शक्ति प्रभुसत्ता का निवास किसमें मानता है? जनता में मानता है। नेक्स्ट तीसरी विशेषता है राजनीति लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है। राजनीति लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है और इसका व्यवहारिक पक्ष भी लोकतांत्रिक शासन है। यानी कि सैद्धांतिक पक्ष क्या है? लोकतांत्रिक राज्य है। क्या है? लोकतांत्रिक राज्य, और इसका व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। नेक्स्ट जनता शासन, जनता का शासन है। जनता शासन सरकार, यानी जनता को क्या कहेंगे? सरकार कहेंगे। तो जनता शासन को नियुक्त करती है। जनता किसको नियुक्त करती है? जनता यानी शासन को, है ना, सरकार को नियुक्त करती है। किसको नियुक्त करती है? जनता के द्वारा तो नियुक्त होते हैं। तो जनता यानी शासन को नियुक्त करती है और उस पर नियंत्रण करती है और उसे हटा भी सकती है। देखिए, जनता सरकार को नियुक्त करती है, उसको नियंत्रण करती है और उसको हटा भी सकती है। तो हम आगे देखेंगे, राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता, अपितु लोकतांत्रिक राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता, अपितु लोकतांत्रिक साध्यों और मूल्यों की प्राप्ति का साधन होता है। नेक्स्ट जो विशेषता है बच्चों, चलो बच्चों, थोड़ा सा छोटा बच्चा आ गया था पढ़ने के लिए, आगे देखते हैं। 5 विशेषता है राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता। साध्य का मतलब होता है बच्चों लक्ष्य या उद्देश्य। तो साध्य क्या होता है? लक्ष्य या उद्देश्य। तो राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता, अपितु लोकतांत्रिक साध्य और मूल्यों की प्राप्ति का साधन होता है। तो ये जो है, जो कि राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं है, तो हम समझेंगे ये साधन है, साध्य नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर लोकतंत्र ही नहीं हो तो शासन नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। यानी कि साध्य का मतलब होता है लक्ष्य उद्देश्य। जैसे कि मान लीजिएगा आपको कक्षा में या 10वीं बोर्ड में फर्स्ट डिवीज़न पास होना है, तो आप किताब का भी माध्यम लेंगे, आप नोट्स भी पढ़ेंगे और इन सब चीज़ों को पढ़कर आप आगे बढ़ेंगे। तो क्या है? किताब है, नोट्स हैं, पासबुक है, तो क्या है? वो तो है आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है फर्स्ट डिवीज़न पास होना। तो आप किसका? किताबों का, नोट्स होगा, तो वो तो क्या है? साधन है। और आपका साध्य क्या है? फर्स्ट डिवीजन पास होना। तो ये है बच्चों कि राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता, अपितु लोकतांत्रिक साध्यों और मूल्यों की प्राप्ति का साधन है। यानी कि लोकतांत्रिक जो साध्य है और मूल्य है की प्राप्ति का क्या है? साधन होता है। कौन? राजनीतिक लोकतंत्र। तो ये साध्य नहीं होता है, अपितु लोकतांत्रिक जो साध्य है, मूल्य है, उनको प्राप्ति का साधन है। अब सामाजिक लोकतंत्र इसकी बात से लग रहा है कि सामाजिक लोकतंत्र क्या है? समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। समाज के दूसरा जो लोकतंत्र का रूप है, लोकतंत्र के विभिन्न रूपों में दूसरा चल रहा था सामाजिक लोकतंत्र। समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक समता की भावना। तो समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का एक लक्ष्य है सामाजिक समताओं की भावना। और सामाजिक समता क्या होती है बच्चों? कि किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, समता। तो सामाजिक समता की भावना संक्षेप में सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में संक्षेप में सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में नस्ल, रंग, वर्ण, जाति, धर्म, भाषा, लिंग
धन जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच में विभेद नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। तो हम देखेंगे सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में रंग, नस्ल, रंग, जाति, कोई भी जाति नहीं, कोई जाति नहीं, ऊंच नीच नहीं, कुछ भी नहीं, धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं, भाषा, कोई हिंदी, कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई अंग्रेजी, लिंग, कोई पुरुष या महिला, और धन जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच में विभेद नहीं किया जाना चाहिए। तो इन चीज़ों के से व्यक्तियों के बीच में विभेद नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। हनर्सा के अनुसार, हनर्सा ये एक राजनीति विचारक हुए, उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो, कि लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। तो हनर्सा ने कहा कि लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो, यानी समानता के विचार की सारी तरह से भावना हो, पूरी जोर की पहल करती हो, तो विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। तो ये लोकतांत्रिक जो सामाजिक लोकतंत्र में हनर्सा ने ये विचार रखे हैं। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा मुख्यतः सामाजिक समानता जिसमें कोई ऊंचा न हो, कोई नीचा न हो, कोई जाति, रंग, वेशभूषा, सभी प्रकार सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है। इसका सामान्य अर्थ यही है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व प्राप्त होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी भी व्यक्ति के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जाना चाहिए। व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातें आवश्यक हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का साधन मात्र होना चाहिए, नहीं, सामाजिक लोकतंत्र में सभी को समान महत्व दिया जाना चाहिए। व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातें आवश्यक हैं। कौन कौन सी? धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूदा विशेषाधिकार की व्यवस्था का अंत किया जाए। धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूदा विशेषाधिकार की व्यवस्था का अंत किया जाए। अब समाज में मौजूदा विशेषाधिकारों की व्यवस्था का अंत क्या मतलब होता है? जैसे कि मान लीजिए पंडित जी, पटेल जी, चौधरी जी, बड़ी बड़ी जो उपाधियां दी जाती थी, उनका समाज में मौजूदा विशेषाधिकारों, दरोगा जी, मठाधीश जी, तो इन जो विशेषाधिकार है, समाज में मौजूदा विशेष अधिकारों की व्यवस्था का अंत किया जाए, तब जाके सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। दूसरी, सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाएं। सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर स्थापित किए जाएं। छतरी, सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाएं। तो जो जितने भी व्यक्ति हैं उनको क्या किया जाए? समान अवसर प्रदान किया जाए। सभी व्यक्तियों को, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उसको सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाएं। तो ये हमने देखा कि भाई जब जाके हम सामाजिक लोकतंत्र स्थापित कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आर्थिक लोकतंत्र तीसरा रूप है लोकतंत्र का। आर्थिक लोकतंत्र अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। देखिए बच्चों, आर्थिक जो लोकतंत्र होता है जिसमें वो शासन प्रणाली
जिसमें पूंजीपतियों को भी प्रोत्साहन किया जाए, गरीबों को भी बढ़ावा दिया जाए और मध्यम वर्गीय को भी बढ़ावा दिया जाए। तो आर्थिक लोकतंत्र से हम ये अर्थ हैं कि सभी जो व्यक्ति हैं समाज में, जो देश में या समाज में या निवास करते हैं, उन सभी व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। तो ये आर्थिक लोकतंत्र होता है बच्चों। तो अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। वर्तमान सदी में आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों और समाजवादियों ने प्रस्तुत किया। तो वर्तमान सदी में आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों और समाजवादियों ने प्रस्तुत किया कि मार्क्सवादी कहते हैं कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, यानी कि सारी संपत्ति क्या है, किसकी है, देश की है, उस पर किसी भी व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं है। और समाजवादी जो हैं, समाजवादी वो समाज की जो गरीब तबके का लोग हैं, जो गरीब तबके का जो इंसान है, उसकी हिमायत करते हैं। तो मार्क्सवादियों ने और समाजवादियों ने प्रस्तुत किया। 18वीं 19वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की थी, जो मार्क्सवादियों और समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र से सर्वथा भिन्न व विपरीत थी। तो 18वीं और 19वीं सदी में जो व्यक्तिवादी हुए हैं, व्यक्तिवादी कहते हैं बच्चों, जो व्यक्तियों के बारे में, व्यक्तियों के हिमायत करते हैं, व्यक्तियों को वादी यानी व्यक्ति की, हर व्यक्ति की लिए अधिकारों की मांग करते हैं। तो 18वीं और 19वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की थी, जो मार्क्सवादी और समाजवादी जो विचारक हैं कि आर्थिक लोकतंत्र से सर्वथा भिन्न और विपरीत हैं। तो इन्होंने व्यक्तिवादियों ने कहा कि सबको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, ऐसा नहीं कि आप पूंजीपति की संपत्ति को गरीबी में बांट दो, तो ये लोकतंत्र नहीं होगा। तो ये व्यक्तिवादी होते हैं बच्चों। तो आपको मेरे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। धन्यवाद।